हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। हमारा आज का जो डिस्कशन है वो मैच द फॉलोइंग से रिलेटेड है। हमने एमकॉम एंट्रेंस एग्जाम के लिए वैसे तो बहुत सारे टॉपिक्स ऑलरेडी अपने चैनल पे अपलोड किए हैं, बहुत सारे एमसीक्यूज अपलोड किए हुए हैं, है ना। बट अभी अगर आप लोग देखोगे ना तो हमने दो सीरीज अपलोड की है जिसमें हमने फर्स्ट टॉपिक में ये डिस्कस किया था कि आईटीआर फॉर्म्स कौन कौन से हैं, दैट इज फॉर्म नंबर 1 2 3 4 5 6 7। इस पे पूरा डिटेल डिस्कशन किया है। और एक टॉपिक हमने अपलोड किया है रिलेटेड टू क्रेडिट कंट्रोल। अच्छा, क्रेडिट कंट्रोल में अगर देखोगे ना तो जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है सीआरआर, एसएलआर, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट। ये टॉपिक्स एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत रेलेवेंट है। और आप किसी भी यूनिवर्सिटी के लिए प्रेपरेशन कर रहे हो, आइदर सीयूईटी, जामिया मिलिया इस्लामिया, एचपीयू, ओडिशा सीपीईटी, लखनऊ यूनिवर्सिटी, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, हर एक यूनिवर्सिटी में जो एमकॉम एंट्रेंस एग्जाम है उनमें ये क्वेश्चंस कवर करते ही करते हैं। ठीक है, तो ये जो सीरीज हमने स्टार्ट की है अब से लेकर के बिल्कुल रेगुलर रहेगा ये सीरीज से रिलेटेड अपडेट। एंड ये पूरी सीरीज आप लोग जरूर से कवर करना। हमने मेंशन किया एमकॉम एंट्रेंस एग्जाम, इसलिए वहां किसी पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी का नाम नहीं लिखा है, रीजन बीइंग कि वो सारी यूनिवर्सिटीज के लिए इक्वली रेलेवेंट है। तो अगर अभी तक आपने ये दोनों सीरीज या दोनों क्लास नहीं कवर की है तो हम आपको क्लास की लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर देंगे। और साथ ही साथ ना एमकॉम एंट्रेंस एग्जाम के लिए जो सीरीज हमने स्टार्ट की प्लेलिस्ट बना देंगे इसकी, सो दैट आप लोग वो प्लेलिस्ट रन करके सारी क्लासेस कवर कर पाओ। इसके अलावा एमकॉम एंट्रेंस एग्जाम के लिए हमने मैराथन क्लासेस अपलोड किए भाई, वो तो बहुत रेलेवेंट है क्योंकि 3000 प्लस एमसीक्यूज वहां आपको मिल जाएगा। ठीक है, पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स भी अपलोडेड है, तो जिसमें भी आप इंटरेस्टेड होगे वो क्लासेस जरूर से कवर कर लेना। एंड सबकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है क्योंकि ये सारे टॉपिक्स एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रेलेवेंट है। अब एमसीक्यूज भी जितने एमसीक्यूज प्रैक्टिस करके जाओगे उतना बेनिफिट है। तो अगर मैराथन क्लास की बात करें ना, जिसमें हमने 3000 प्लस एमसीक्यूज अपलोड किए, 12 क्लासेस मैराथन क्लासेस से रिलेटेड अपलोड की हैं, वहां 3000 प्लस एमसीक्यूज कवर हो जाएंगे। तो ये ना श्योरिटी होती है कि उसमें से बहुत सारे एमसीक्यूज एग्जाम में कवर करेंगे। ठीक, तो चलो हम लोग आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। मैच द फॉलोइंग किसी भी एग्जाम में देखोगे ना, जैसे एमकॉम एंट्रेंस एग्जाम की बात करें या यूजीसी नेट की भी बात कर लो, मैच द फॉलोइंग से रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जाम में आते ही आते हैं। ठीक है, तो हमने इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर दी है। आईटीआर फॉर्म्स, क्रेडिट कंट्रोल की भी पीडीएफ आप देखोगे तो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। और अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना आज का क्लास, मैच द फॉलोइंग। इसमें जितने भी मैच द फॉलोइंग हमने इंक्लूड किए हैं ना, वो पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर से ही रिलेटेड हैं। और श्योरिटी की इसमें से आपको एग्जाम में क्वेश्चंस मिलेंगे ही मिलेंगे, तो ये प्लीज अच्छे से कवर करके जाना। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास है मेजरमेंट ऑफ इनकम, रिकॉग्निशन ऑफ एक्सपेंस, बेसिस ऑफ रियलाइजेशन, आइडेंटिफिकेशन ऑफ रेवेन्यू। और ऑप्शन में दिया है अक्रूज टू द इक्विटी ऑफ ओनर्स, रिकॉग्निशन ऑफ रेवेन्यू, मैचिंग रेवेन्यूज विद एक्सपेंसेस, अकाउंटिंग पीरियड। एक पॉइंट करके सॉल्व करते हैं। सबसे पहले बोल रहा है मेजरमेंट ऑफ इनकम। खुद सोचो कि अगर हम इनकम की बात करें तो इनकम हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले तो इनकम का मतलब क्या है, आइदर ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट। अब इसको कैलकुलेट करने के लिए, मतलब प्रॉफिट की बात करें तो इसको कैलकुलेट करने के लिए हमें दो चीजें चाहिए। पहला तो चाहिए रेवेन्यू और दूसरा चाहिए एक्सपेंसेस। ठीक, बहुत सारे स्टूडेंट्स ये समझते हैं कि रेवेन्यू का मतलब ही इनकम होता है। नहीं, रेवेन्यू का मतलब क्या होता है कि मान लो एक प्रोडक्ट आपने बेचा 1000 रुपए में, तो क्या ये 1000 रुपए आपका रेवेन्यू हो गया, प्रॉफिट हो गया? नहीं, इसको बनाने के लिए आपने कम से कम 800 का खर्चा किया था। तो यहाँ जो ये बैलेंस बचा ना 200 रुपए का, ये आपकी इनकम होती है। ठीक है, जिसको हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट या नेट प्रॉफिट कहते हैं। तो जब भी हम बात करेंगे मेजरमेंट ऑफ इनकम की, तो हम किसकी बात कर रहे हैं? रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस की, जो कि दिया मैचिंग रेवेन्यू विद एक्सपेंसेस। अगर आप करेक्ट मतलब करंट ईयर से रिलेटेड जो भी आपके रेवेन्यू है और एक्सपेंसेस आप उनको मैच कर दो तो बैलेंस हमारा क्या आएगा? इनकम आएगा। ठीक, दूसरा है रिकॉग्निशन ऑफ एक्सपेंसेस। तो रिकॉग्निशन ऑफ एक्सपेंसेस के लिए यहाँ ऑप्शन करेक्ट दिया अकाउंटिंग पीरियड। कैसे? रिकॉग्निशन ऑफ एक्सपेंसेस, हम कह रहे हैं कि खर्चे का रिकॉग्निशन। तो करंट ईयर से रिलेटेड जो भी खर्चा होता है वो हम करंट ईयर की बुक्स में दिखाते हैं। वैसे ही करंट ईयर की इनकम जो होती है रेवेन्यू, वो भी हम करंट ईयर के बुक्स में दिखाते हैं। तो अकाउंटिंग पीरियड क्या कहता है? अकाउंटिंग पीरियड कहता है फाइनेंशियल ईयर को, मतलब अप्रैल टू नेक्स्ट ईयर मार्च। इसमें आपने जो भी खर्चा किया वो आप कहाँ दिखाओगे? अपनी बुक्स में दिखाओगे। इसीलिए रिकॉग्निशन ऑफ एक्सपेंसेस के लिए हो जाएगा अकाउंटिंग पीरियड। देन बेसिस ऑफ रियलाइजेशन। देखो, रियलाइजेशन का बेसिस क्या होता है? जो रियलाइजेशन है, रेवेन्यू रियलाइजेशन, उसको हम बुक्स में कैसे रिकॉर्ड करते हैं? चाहे तो रेवेन्यू रिकॉग्नाइज हो जाए या मतलब रिलीज हो जाए या रिसीव्ड हो जाए। ठीक है, दोनों में डिफरेंस है।
चाहे आप रिकॉग्नाइज कर लो कि आपका इतना रेवेन्यू इस साल जनरेट हुआ है, या आपको एक्चुअल में वो रिसीव हो जाए, विच एवर इज अर्लियर, उसके बेसिस पे हम रिकॉग्निशन करते हैं। तो बेसिस ऑफ रियलाइजेशन के लिए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा रिकॉग्निशन ऑफ रेवेन्यू। और लास्ट है आइडेंटिफिकेशन ऑफ रेवेन्यू। खुद सोचो, जो रेवेन्यू का रिकॉग्निशन होता है वो बेसिकली किसके लिए होता है? वो होता है फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स। मतलब रेवेन्यू का रिकॉग्निशन किया, एक्सपेंसेस पता रहेगा, तो इससे आप डिफरेंस निकालोगे इनकम, जिसको जनरली हम ग्रॉस प्रॉफिट या नेट प्रॉफिट कह रहे हैं। लेट से यहाँ नेट प्रॉफिट की बात हुई, तो विद द हेल्प ऑफ नेट प्रॉफिट आप क्या निकाल सकते हो? अर्निंग पर शेयर, कि हर एक शेयर होल्डर जिसके पास एक शेयर है उसकी क्या आज की डेट पे वैल्यू है। ठीक, तो ये हो जाएगा अक्रूज टू द इक्विटी ऑफ ओनर्स। अब देखो एग्जाम में हमें आंसर आता है तब भी हम गलत मैचिंग करके आते हैं। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ प्रॉपर इस तरीके से मैच तो किया, बट ना कहीं उसको नोट डाउन करते वक्त गलती हो जाती है। तो हमेशा एग्जाम में किस तरीके से करेंगे मैच द फॉलोइंग सॉल्व? देखो यहां लिख लेना पहले ABCD। अब A का करेक्ट आंसर था 3, B का करेक्ट आंसर था 4, C का करेक्ट आंसर था 2 और D का करेक्ट आंसर था 1। तो जो हमारा करेक्ट सीक्वेंस है वो है 3 4 2 1, और ये हमारे पास ऑप्शन सी में दिया, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। ठीक, इसी तरीके से सारे क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करेंगे। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रेलेवेंट क्वेश्चन है। बेसिकली फाइनेंशियल मैनेजमेंट का क्वेश्चन है। पहला है लीवरेज रेशियो, फिर है लिक्विडिटी रेशियो, फिर है टर्नओवर रेशियो और प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। वैसे तो इन चारों रेशियो पे हमने बहुत डिटेल डिस्कशन अपने चैनल पे किया हुआ है। क्लासेस नहीं कवर किए तो जरूर से कवर कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। लीवरेज रेशियो की बात करें तो लीवरेज रेशियो शो करता है डेट एंड इक्विटी को। ये कहता है कि कंपनी अपने जो भी ऑपरेशंस कर रही है ना, कंपनी अपने जो भी ऑपरेशंस करी है उसके लिए उसने मार्केट से कितना उधार लिया है, दैट इज डेट लिया है। ठीक, इसको हम कहते हैं डेट इक्विटी रेशियो, और लीवरेज रेशियो इसी को शो करता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? रिलेशनशिप बिटवीन डेट एंड इक्विटी। वैसे लिक्विडिटी रेशियो की बात करें तो सबको पता है कि व्हाट इज लिक्विडिटी रेशियो। लिक्विडिटी रेशियो का सबसे अच्छा एग्जांपल है करंट रेशियो। करंट रेशियो मतलब करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। ये बात करता है शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी की, क्योंकि करंट एसेट और करंट लायबिलिटी विद इन अ ईयर वो उसका एंड हो जाता है। मतलब अगर करंट एसेट है लाइक डेटर्स है, ठीक है, करंट लायबिलिटी लाइक क्रेडिटर्स है, तो आपको पता है कि वो सिर्फ और सिर्फ 1 साल के लिए होता है। ठीक, तो वो किसको शो कर रहा है? शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी को। ये हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी। देन टर्नओवर रेशियो की बात करें तो टर्नओवर रेशियो का एक एग्जांपल है असेट टर्नओवर रेशियो। ये बताता है कि कंपनी अपने सारे असेट्स को यूज करके पूरे साल में कितने सेल्स जनरेट कर सकती है। क्लियर? तो टर्नओवर रेशियो के लिए हो जाएगा एफिशिएंसी ऑफ असेट मैनेजमेंट। हम ये देखते हैं कि हमारे असेट, कंपनी के जो असेट्स हैं उनकी क्या एफिशिएंसी, उनको यूज करके हम कितना सेल्स जनरेट कर सकते हैं। अब इसका क्या मतलब है? जनरली यही ना होता है कि मशीन से आप प्रोडक्शन करते हो और प्रोडक्शन ही बेस होता है सेल का, या आप जितना ज्यादा प्रोडक्शन करोगे उतना ज्यादा सेल कर पाओगे। एंड लास्ट वन इज प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। तो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो मतलब क्या होता है? आइदर जीपी रेशियो, एनपी रेशियो, दैट इज नेट प्रॉफिट रेशियो। ठीक, जो कि आपकी अर्निंग कैपेसिटी को शो करता है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ABCD। ए का करेक्ट आंसर है 3, बी का करेक्ट आंसर है 1, सी का करेक्ट आंसर है 4 और डी का है 2। तो करेक्ट सीक्वेंस क्या हो गया बेटा? 3 1 4 2, जो कि ऑप्शन डी में दिया है। ठीक, चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन देखो बहुत सिंपल है। यहां लिखा है कंपनी की गुडविल की बात किया, ओवरड्राफ्ट, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, प्रीमियम ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स। देखो कंपनी की गुडविल की बात करें तो नो डाउट हमें पता है कि ये असेट है। किस तरह का असेट है बेटा? ये है फिक्स्ड असेट मैम। और फिक्स असेट में भी दो तरीके से क्लासिफिकेशन होता है। पहला होता है हमारे पास टैंजिबल और दूसरा होता है इनटैंजिबल। अब इसका क्या मतलब है? देखो टैंजिबल मतलब होता है जिसको हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, फील भी कर सकते हैं, लाइक बिल्डिंग, ठीक, फर्नीचर। बट इनटैंजिबल मतलब जिसको आप देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, सिर्फ फील कर सकते हो, जस्ट लाइक गुडविल, ट्रेडमार्क। ठीक, बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये कॉन्सेप्ट पता होगा, बट बहुत सारे स्टूडेंट्स को कॉन्सेप्ट नहीं भी पता होता, इसलिए हमने यहाँ पे क्लियर कर दिया। तो अगर हम कंपनी की गुडविल की बात करें तो इसके लिए करेक्ट ऑप्शन दिया है फिक्स्ड असेट, और फिक्स्ड असेट से भी ज्यादा स्पेसिफिक होता है इनटैंजिबल फिक्स्ड असेट। देन ओवरड्राफ्ट की बात करें तो ओवरड्राफ्ट का करेक्ट आंसर हो जाएगा करंट लायबिलिटी। ओवरड्राफ्ट क्या होता है? बैंक ओवरड्राफ्ट। मान लो हम बिजनेसमैन है, तो बिजनेसमैन को एक ऑप्शन दिया जाता है कि आप करंट अकाउंट ओपन करा सकते हो।
जनरली हम लोग जो इंडिविजुअल्स होते हैं, जो बिजनेस नहीं कर रहे हैं, हमारा सेविंग अकाउंट होता है बैंक में, आप सबका सेविंग अकाउंट होगा, पर जो बिजनेसमैन होते हैं ना, उनको करंट अकाउंट का भी ऑप्शन दिया जाता है, उनको करंट अकाउंट भी ओपन कराना होता है। तो करंट अकाउंट का बेनिफिट क्या होता है कि बैंक एक लिमिट रखती है कि अगर मान लेते हैं हमारे अकाउंट में सिर्फ 10,000 रुपए है और हमें कहीं पेमेंट करना है 20,000 का, तो बैंक ऑप्शन देती है कि ठीक है आप 20,000 का पेमेंट कर सकते हो। तो ये क्या है, अकाउंट में तो उतना पैसा ही नहीं है, तो जो बैलेंस पैसा है ना, वो एक तरह से कह सकते हैं कि बैंक आपको उधार देती है, तो उसको हम बैंक लोन का नाम नहीं देकर के बैंक ओडी का नाम देते हैं, जिसको आपको विद इन अ ईयर रीपे करना होता है। क्लियर? तो ये किस तरह की लायबिलिटी हो जाएगी, करंट लायबिलिटी। देन प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस क्या होता है, ऐसे खर्चे जो कंपनी बनने के टाइम लगे थे, ठीक, तो इसको हम लोग शो करते हैं एज फिक्टिशियस असेट्स। और लास्ट है प्रीमियम ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स, जिसको हम लोग सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व के नाम से जानते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा बेटा रिजर्व्स एंड सरप्लस। तो ऑप्शन देख लेते हैं करेक्ट, ए बी सी डी। हर बार यही तरीका रखेंगे सॉल्व करने का। ए का आंसर होगा 2, बी का करेक्ट आंसर है 1, सी का करेक्ट आंसर है 4 और डी का है 3। तो करेक्ट सीक्वेंस क्या हो गया, 2 1 4 3, जो कि हमारे पास ऑप्शन ए में दिया है। ठीक है, चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे ना तो रिपीट हो गया है, सेम क्वेश्चन है, हमने जो अभी ऊपर डिस्कस किया है। फिर फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी रेलेवेंट क्वेश्चन है, ठीक है, अकाउंट्स का ही है। एंड हमने ना इस टॉपिक पे बहुत डिटेल डिस्कशन किया है। चैनल पे देखोगे हमने 2 क्लास अपलोड की हुई है। एक हमने बताया है कि टाइप्स ऑफ अकाउंट्स क्या होते हैं, जिस पे बेस्ड ये क्वेश्चन है हमारा, और दूसरा हमने गोल्डन रूल्स भी बताए हुए हैं। तो अगर क्लासेस नहीं कवर की, अगेन लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। देखो सबसे पहला क्वेश्चन बोला आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट नाम से पता चल रहा है कि जो कि नेचुरल पर्सन नहीं है। जैसे हम आप क्या है, नेचुरल पर्सन है, ठीक है, बट जो कंपनी बनाई जाती है वो नेचुरल पर्सन नहीं, वो आर्टिफिशियल पर्सन है। वैसे ही हमारे पास ऑप्शन में दिया है बैंक अकाउंट। जब भी बैंक अकाउंट की बात करें तो बैंक अकाउंट कैसे होता है, एज बैंक अकाउंट। सिर्फ बैंक अकाउंट नहीं होता ना, किसी पर्सन के नाम पे वो बैंक अकाउंट होता है। ठीक है, तो ये किस तरह का अकाउंट हो गया, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, कि पर्सनल तो है बट आर्टिफिशियल है, नेचुरल नहीं है। ठीक, टैंजिबल रियल अकाउंट अभी ऊपर बताया कि टैंजिबल रियल अकाउंट क्या हो जाएगा, बिल्डिंग अकाउंट, क्योंकि एक तो रियल अकाउंट है मतलब असेट की बात कर रहा है, और दूसरा टैंजिबल, टैंजिबल मतलब जिसको आप देख सकते हो, टच कर सकते हो। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट के लिए 2 ऑप्शन बचा, रेंट, प्रीपेड, ट्रेडमार्क्स अकाउंट। अब रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट क्या होता है, यहाँ पे हम ये डिस्कस कर लेते हैं। देखो अगर पर्सनल अकाउंट की बात करें ना बेटा, तो पर्सनल अकाउंट 3 तरह का होता है। एक तो नेचुरल होता है जैसे हम आप, एक आर्टिफिशियल होता है जो अभी हमने ऊपर डिस्कस किया लाइक कंपनी बैंक अकाउंट, और एक होता है रिप्रेजेंटेटिव। रिप्रेजेंटेटिव क्या होता है, हमने पहले भी बताया कि हम बहुत डिटेल में इसको डिस्कस कर चुके हैं, बट यहाँ पे भी बता दे रहे हैं कि रिप्रेजेंटेटिव मतलब होता है जब किसी भी इनकम या एक्सपेंस के पहले किसी भी तरह का कोई प्रीफिक्स लगा दिया जाए। क्या लगा दिया जाए, प्रीफिक्स, तो उसको हम कह देते हैं रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। और ये प्रीफिक्स सिर्फ 4 तरीके के हो सकते हैं। पहला आउटस्टैंडिंग, दूसरा प्रीपेड, तीसरा अक्रूड और चौथा अनअक्रूड। ठीक है, मतलब अगर किसी भी खर्चे या इनकम के पहले आपको ये चारों वर्ड दिखते हैं तो उनको हम कहेंगे रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। ठीक, जैसे आउटस्टैंडिंग सैलरी, प्रीपेड रेंट, ये क्या हो जाएगा, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। ठीक है, नाउ इनटैंजिबल रियल अकाउंट, सबको पता है कि अभी हमने ऊपर डिस्कस किया था, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ट्रेडमार्क अकाउंट। ऑप्शन देख लेते हैं, ए बी सी डी। ए का करेक्ट आंसर है 2, बी का करेक्ट आंसर है 4, सी का करेक्ट आंसर है 1 और डी का करेक्ट आंसर है 3। करेक्ट सीक्वेंस क्या हो गया बेटा, 2 4 1 3, जो कि ऑप्शन बी में दिया है। ठीक, चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगेन देखो ये जितने भी कॉन्सेप्ट्स बेस्ड क्वेश्चन है, मतलब जैसे अकाउंटिंग प्रिंसिपल, अकाउंटिंग कंसेप्ट है, रिसेंटली अभी हमने इस पे क्लास अपलोड किया है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, और इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन एग्जाम में आपको मिलेगा ही मिलेगा। हमारे पास पहला कॉन्सेप्ट दिया है एंटिटी कॉन्सेप्ट। व्हाट इज एंटिटी कॉन्सेप्ट, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट की बात करें तो बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट में कहता है कि जो ओनर है उसको हम उसके बिजनेस से अलग मानते हैं। क्यों भाई, मान लो हमने अपना बिजनेस स्टार्ट किया तो मेरा ही तो बिजनेस है, मेरा ही पैसा लगा है, तो हमको मेरे बिजनेस से अलग क्यों ट्रीट किया जाता है, इसलिए सो दैट एट द एंड ऑफ द ईयर
हमें ये पता चल पाए कि हमने उस बिजनेस से कितना फायदा या कितना नुकसान जनरेट किया है। भाई अब हमें साल के अंत में यही नहीं पता चला कि हमने उससे प्रॉफिट जनरेट किया कि लॉस जनरेट किया, तो क्या फायदा मेरा बिजनेस करने का, है ना। इसीलिए ना ओनर को अलग ट्रीट किया जाता है। क्यों? क्योंकि जैसे मान लो ओनर ने अपने ही बिजनेस से पैसा निकाल लिया, ऐसे तो वो हमेशा करेगा, भाई मेरा बिजनेस है, हम तो उसी में से पैसा निकाल लेंगे अपने पर्सनल यूज के लिए। तो कभी भी हमें ये नहीं पता चल पाएगा कि हमने बिजनेस के लिए कितना यूज किया, अपने लिए कितना यूज किया, ठीक है। इसीलिए जब ओनर बिजनेस में से पैसा निकालता है तो उसको हम किसका नाम देते हैं? ड्रॉइंग का नाम दे देते हैं। ओनर अपने बिजनेस में पैसा लगाता है तो हम उसको किसका नाम दे देते हैं? कैपिटल का नाम दे देते हैं, ठीक है। और इसका रीजन यही है, सो दैट अगर आप ओनर को अलग ट्रीट करोगे तभी आपको एट द एंड ऑफ द ईयर ये पता चलेगा कि आपने उस बिजनेस से प्रॉफिट किया या लॉस, आपको वो बिजनेस कंटिन्यू करना है या नहीं। तो एंटिटी कॉन्सेप्ट के लिए सबसे करेक्ट ऑप्शन दिया है इज द बेसिक अकाउंटिंग कंसेप्ट। ये बेसिक अकाउंटिंग कंसेप्ट है जो कि हर एक बिजनेसमैन को फॉलो करना होता है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज अक्रूवल कंसेप्ट। व्हाट इज अक्रूवल कंसेप्ट? अक्रूवल कंसेप्ट की बात करें तो सिंपली अक्रूवल कंसेप्ट ये कहता है कि करंट ईयर से रिलेटेड जो भी इनकम है, जो भी रेवेन्यू है, जो भी एक्सपेंसेस है, वो आपको करंट ईयर की बुक्स में रिकॉर्ड करना होता है, ठीक है। इसीलिए हमने टर्म्स यूज किया है आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, अक्रूड, अनअक्रूड। ये कहता है कि जो भी खर्चे या जो भी रेवेन्यू पास्ट ईयर की है या फ्यूचर की है, उनको हम क्या करते हैं? बुक से डिलीट कर देते हैं, है ना। जो भी आपके करंट ईयर से रिलेटेड खर्चे नहीं है या करंट ईयर से रिलेटेड रेवेन्यू नहीं, क्या वो बुक्स में दिखाते हैं? नहीं दिखाते। जैसे सैलरी है, मान लो आपको सैलरी देनी है तो नो डाउट 12 महीने की सैलरी देनी है, आपने 11 महीने की दी, तो हम लोग 1 महीने की ऐड करके दिखाने देते आउटस्टैंडिंग। क्यों? क्योंकि जो करंट ईयर का आपका खर्चा है वो आपको पूरा बुक्स में दिखाना है। फिर भले आपने उसके लिए पेमेंट की हो या ना की हो, रेवेन्यू भले आपको रिसीव हुआ हो या ना हुआ हो, बट अगर वो करंट ईयर से रिलेटेड है तो वो बुक्स में दिखाते हैं। यही अक्रूवल कंसेप्ट कहता है। इसीलिए अक्रूवल कंसेप्ट को हम कहेंगे कि ये प्रोसीजरल अकाउंटिंग कंसेप्ट है, ठीक। नेक्स्ट है गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी एंड अक्रूवल। तो नो डाउट ये फंडामेंटल अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स है तीनों। और गोइंग कंसर्न, कॉस्ट एंड रियलाइजेशन कंसेप्ट, ये तीनों ही कंसेप्ट के बेसिस पे आप अपनी बुक्स में वैल्यूएशन करते हो। अब जैसे गोइंग कंसर्न है, भाई गोइंग कंसर्न हमसे क्या कहता है कि हमने जो भी बिजनेस स्टार्ट किया वो इन्फिनाइट ईयर्स तक चलने वाला है। अगर हम कोई बिजनेस स्टार्ट करें और ये मान लें कि कल ही मेरा बिजनेस बंद हो जाएगा, ये 1 साल में बिजनेस बंद हो जाएगा, तो क्या हमें एसेट को बाइफरकेट करने की जरूरत पड़ेगी इनटू करंट एसेट और फिक्स एसेट? कभी नहीं। हम तो सब कुछ पीएल में दिखा करके खत्म कर देंगे ना भाई, हमें तो पता ही कि अगले साल बिजनेस नहीं चल रहा है, तो इसी साल खाली बिजनेस हमारा है, तो हम क्या बनाएंगे? सिर्फ पीएल बनाएंगे, है ना। बट गोइंग कंसर्न क्या कहता है? गोइंग कंसर्न कहता है कि हम जो भी बिजनेस स्टार्ट करेंगे वो इन्फिनाइट ईयर्स तक चलेगा। इसीलिए हम करंट ईयर के खर्चे को या 1 साल के खर्चे को, रेवेन्यू को पीएल में दिखाते हैं, और बाकी चीजें जो कैपिटल नेचर की उनको कहां दिखाते हैं बेटा? बैलेंस शीट में। वैसे कॉस्ट कंसेप्ट कहता है कि आप सबको हिस्टोरिकल कॉस्ट पे रिकॉर्ड करोगे। एंड रियलाइजेशन कंसेप्ट भी बेसिकली एक ऐसा कंसेप्ट है जो कि वैल्यूएशन क्राइटेरिया में हमारी हेल्प करता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गिव्स द वैल्यूएशन क्राइटेरिया। ऑप्शन देख लेते हैं। इसमें ना कोड हमने नहीं मेंशन किया है, यहां हम आप लोग के लिए कोड मेंशन कर दे रहे हैं कि ए का करेक्ट आंसर होगा 3, बी का करेक्ट आंसर होगा 4, सी का करेक्ट आंसर होगा 1 और डी का करेक्ट आंसर होगा 2। ये आपका करेक्ट सीक्वेंस हो जाएगा 3 4 1 2, ठीक है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, माइक्रो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है। अगेन इस टॉपिक पे भी हमने बहुत डिटेल डिस्कशन किया हुआ है। माइक्रो इकोनॉमिक्स की तो हमने इनफैक्ट एक प्लेलिस्ट भी बनाई हुई है, वहां देखोगे ना तो डिमांड से रिलेटेड जितने भी रेलेवेंट टॉपिक्स थे सबकी हमने डिटेल डिस्कशन क्लास डाली है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की डिटेल डिस्कशन क्लास है, उसमें बहुत सारे न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करवाए हैं, बहुत सारे एमसीक्यूज भी सॉल्व करवाए हैं, जिसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। बट यहाँ पे दोबारा से हम एक बार कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लेते हैं कि यहाँ देखो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड, डिक्रीज इन डिमांड, इंक्रीज इन डिमांड एंड एक्सपेंशन ऑफ डिमांड। सबसे पहले तो समझो व्हाट इज कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन ऑफ डिमांड। नाम से पता चला है जहां पे हम कह रहे हैं कि डिमांड घट रही है या बढ़ रही है। व्हाट इज कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड? जब हम डिमांड के कॉन्ट्रैक्शन की बात करते हैं तो हम कह रहे हैं कि डिमांड का घटना, और एक्सपेंशन मतलब बढ़ना, ठीक। बट जो कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन है ना, ये टर्म हम यूज करते हैं जब प्राइस के साथ हम रिलेशन देखते हैं डिमांड का। अगर प्राइस इंक्रीज कर रही है तो नो डाउट डिमांड डिक्रीज करेगी, एंड वाइस वर्सा होगा, एंड इसका वाइस वर्सा होगा कि प्राइस डिक्रीज होने पे डिमांड इंक्रीज होगी, है ना। तो जब प्राइस के बढ़ने पे डिमांड घटती है तो उसको कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड कहते हैं,
डिमांड का घटना या सीमित होना। और अगर प्राइस घटने पे डिमांड बढ़ रही है तो ये हो जाएगा एक्सपेंशन ऑफ डिमांड। यहां बाकी सारे फैक्टर्स क्या होते हैं बेटा, डिमांड जिन पे डिपेंड करता है वो सारे फैक्टर्स कांस्टेंट होते हैं, सिर्फ प्राइस बढ़ती या घटती है। ठीक, तो अगर प्राइस के साथ आप डिमांड का रिलेशन देख रहे हो, जो कि नो डाउट सबको पता है कि इनवर्स रिलेशन होता है, उस केस में हम टर्म यूज करते हैं एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। तो मैम इंक्रीज और डिक्रीज कब यूज करते हैं? इंक्रीज एंड डिक्रीज ऑफ डिमांड हम तब यूज करते हैं जब प्राइस कांस्टेंट होता है और हमारी डिमांड फ्लक्चुएट कर रही है किस पे बेस्ड, अदर फैक्टर्स ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड पे। बाकी फैक्टर्स कौन कौन से हो गए? प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स लाइक सब्स्टिट्यूट गुड्स एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर, एक्सपेक्टेशन ऑफ द कंज्यूमर्स। इन फैक्टर्स पे बेस्ड अगर आपका डिमांड फ्लक्चुएट कर रहा है तो उसको हम नाम देते हैं डिक्रीज इन डिमांड एंड इंक्रीज इन डिमांड। मतलब जैसे मान लो कि अगर कंज्यूमर की इनकम बढ़ी तो नो डाउट डिमांड बढ़ेगी, है ना, तो उस केस में उसको हम कहेंगे इंक्रीज इन डिमांड। और अगर इनकम डिक्रीज होने पे डिमांड डिक्रीज हुई तो उसको हम बोलेंगे डिक्रीज इन डिमांड। बट यहाँ क्या होता है ना, प्राइस कांस्टेंट होता है। ठीक है, जब प्राइस कांस्टेंट होता है तो ये जो हमारा डिमांड कर्व है ये शिफ्ट होता है आइदर राइटवर्ड और लेफ्टवर्ड। ठीक है, बट जब एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड की बात की तो खुद सोचो कि ये शो कर रहा है डिमांड को और ये रिप्रेजेंट कर रहा है प्राइस को। तो यहां हमारी प्राइस इतनी थी, डिमांड इतनी है, प्राइस के घटते डिमांड बढ़ गई, तो हमारा जो एक्सपेंशन ऑफ डिमांड है वो देखो सेम डिमांड कर्व पे ही मूवमेंट हो रही है ना। ठीक है, वैसे ही अगर मान लो प्राइस इतनी है, डिमांड इतनी है, प्राइस के बढ़ते डिमांड घट गई, तो यहां पे भी मूवमेंट अलोंग द सेम डिमांड कर्व हो रहा है, दैट इज कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड के केस में। ठीक है, बट इंक्रीज और डिक्रीज में ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि प्राइस फिक्स होती है। ठीक है, बट बाकी फैक्टर्स की वजह से जब डिमांड बढ़ता घटता है तो वहां पे शिफ्ट डिमांड कर्व हो जाता है। होपफुली कॉन्सेप्ट सबको समझ में आया होगा। अब ऑप्शन देखो ए बी सी डी का, अगर हम कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड की बात करें, डिमांड का घटना, तो इस केस में एक तो प्राइस चेंज इफेक्ट होगा, एक डिमांड कर्व रिमेन्स द सेम होगा, है ना। प्राइस चेंज इफेक्ट तो हो रहा है, प्राइस के चेंज होने की वजह से हो रहा है, वैसे डिमांड कर्व रिमेन्स द सेम। बट एक्सपेंशन ऑफ डिमांड में भी तो ये दोनों चीज एप्लीकेबल है। ठीक है, तो यहां ना ऑप्शन ऐसे लिखेंगे कि इसका 2 तो इसका 3, इसका 3 तो इसका 2, है ना। और वैसे बी और सी में देखो डिक्रीज इन डिमांड के लिए क्या हो जाएगा, नॉन प्राइस चेंज इफेक्ट होगा, शिफ्ट से डिमांड कब होगा, क्योंकि डिक्रीज में लेफ्टवर्ड शिफ्ट होता है, इंक्रीज में राइटवर्ड शिफ्ट होता है। बट क्योंकि क्वेश्चन में कहीं पे भी राइटवर्ड या लेफ्टवर्ड मेंशन नहीं है, ठीक है, तो 1 और 4, यहाँ 1 ले रहे हो तो यहाँ 4 ले लेना, यहाँ 4 ऑप्शन ले रहे हो तो यहाँ 1 ले लेना। अब सीक्वेंस में देख लो, जो भी करेक्ट सीक्वेंस दिया होगा उसी को हम फॉलो करेंगे। देखो 2 1 4 3, हमारे पास कहीं पे भी ना 2 1 4 3 नहीं दिया है। वैसे 3 4 1 2 ये भी नहीं दिया है, तो थोड़ा सा इसको चेंज करते हैं। ए का मान लो 2 और 3 है और बी डी का 3 और 2 है। बट ना यहां देखो सीक्वेंस में चाहे तो 3 1 4 2 होगा या 2 4 1 3, तो 2 4 1 3 के हिसाब से यहां 4 ले लो, यहां 1 ले लो, तो यहां 1 हो जाएगा, यहां 4 हो जाएगा। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन 3 1 4 2 भी हो जाएगा एंड 2 4 1 3 भी हो जाएगा। करेक्ट आंसर ए भी हो सकता है, डी भी हो सकता है। एज पर गिवन ऑप्शंस 2 करेक्ट आंसर इसके होंगे। ठीक है, चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगेन ये हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है। देखो पहले दिया इंडिफरेंस कर्व, फिर दिया डिमांड कर्व, परफेक्ट कंपटीशन, प्राइस लीडरशिप। इंडिफरेंस कर्व क्या होता है? नो डाउट सबको पता होगा इंडिफरेंस कर्व क्या होता है। वही इस तरीके से कन्वेक्स टू द ओरिजिन बनता है। होता क्या है इंडिफरेंस कर्व? इंडिफरेंस कर्व मतलब होता है कि इस पर्टिकुलर कर्व पे आप कोई भी पॉइंट इसमें से सेलेक्ट कर लो, आपको सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मिलेगा। ऐसा कैसे? यहाँ ना दो कॉम्बिनेशन, मतलब दो गुड्स के कॉम्बिनेशन होते हैं इस तरीके से। तो नो डाउट अगर आप एक प्रोडक्ट की यूनिट्स को बढ़ाओगे तो दूसरे प्रोडक्ट की यूनिट्स को आपको घटाना होगा। ठीक है, ये हमारा इंडिफरेंस कर्व, क्योंकि इंडिफरेंस कर्व सिंपली ये कहता है कि दो गुड्स का ऐसा कॉम्बिनेशन जिसपे कस्टमर का लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन सेम होता है। ठीक, तो ये होता है कन्वेक्स टू द ओरिजिन और ये होता है ड्यू टू मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन। नाम से समझ में आ रहा है सब्स्टिट्यूशन, क्योंकि एक प्रोडक्ट की यूनिट्स को घटाओगे तभी दूसरे प्रोडक्ट की यूनिट्स को बढ़ा सकते हैं। ठीक, तो इंडिफरेंस कर्व के लिए हमारे पास दिया है कन्वेक्स टू द ओरिजिन।
देन डिमांड कर्व की बात करें तो डिमांड कर्व तो सबको पता है भाई, ये होता है डाउनवर्ड, ठीक है, डाउनवर्ड टू द राइट। क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्राइस और डिमांड का किस तरह का रिलेशन है? इनवर्स रिलेशन है। इसका करेक्ट ऑप्शन दिया है स्लोप्स डाउनवर्ड टू द राइट। अच्छा, एक चीज याद रखना कि अगर हम लोग डिमांड कर्व की बात करें तो ये होता है ड्यू टू डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक है, इस कॉन्सेप्ट की वजह से ये डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। देन परफेक्ट कंपटीशन की बात करें तो परफेक्ट कंपटीशन के लिए करेक्ट आंसर दिया है P इज इक्वल टू AR इज इक्वल टू MR इज इक्वल टू D। सबको पता है ना कि इस तरीके से पैरेलल टू द एक्स एक्सिस बनता है इसका कर्व, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो प्राइस होगा वही डिमांड कर्व है, वही एवरेज रेवेन्यू है, वही मार्जिनल रेवेन्यू है, ठीक, क्योंकि यहाँ पे एक पर्टिकुलर यूनिट की जो प्राइस है वो पूरे मार्केट में सेम होती है। एंड प्राइस लीडरशिप की जब बात करें तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन दिया है मार्केट से रिलेटेड ओलिगोपोली। करेक्ट सीक्वेंस देख लेते हैं, हमारे पास करेक्ट सीक्वेंस क्या है? ABCD। ए का करेक्ट आंसर है 4, बी का करेक्ट आंसर है 1, डी का करेक्ट आंसर है 2 और डी का करेक्ट आंसर है 3। 4 1 2 3 ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, दैट इज करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, ठीक। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगेन देखो हमारा ये क्वेश्चन रिलेटेड है माइक्रो इकोनॉमिक्स से। हमारे पास बहुत सिंपल सा क्वेश्चन दिया है, सब्स्टिट्यूट गुड, कॉम्प्लीमेंट्री गुड, नॉर्मल गुड, इंफीरियर गुड्स। इन पे क्या हमने डिस्कशन किया है? बिल्कुल, इस पे भी पूरा डिटेल डिस्कशन किया हुआ है, चैनल पे अपलोडेड है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। सब्स्टिट्यूट गुड्स मतलब वो गुड्स होते हैं जिनको आप ऑल्टरनेटली यूज कर सकते हो, लाइक टी एंड कॉफी। आप टी भी यूज कर सकते हो, कॉफी भी, मानते हैं कि सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मिलेगा। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स जो साथ में चलते हैं, लाइक कार एंड पेट्रोल। नॉर्मल गुड्स मतलब वो होते हैं जिनका इनकम के साथ डायरेक्ट रिलेशन होता है, दैट इज पॉजिटिव, ठीक है। जैसे देखो 3 ऑप्शन होता है ना, ED इज इक्वल टू 1, ED इज ग्रेटर देन 1, ED इज लेस देन 1। अब यहां क्या है ना कि अगर हमारी इनकम बढ़ेगी तो हमारा डिमांड भी बढ़ेगा। ED इज इक्वल टू 1 किसके लिए होगा? फॉर कंफर्ट गुड्स लाइक क्लोथ्स। ED इज ग्रेटर देन 1 होता है फॉर लग्जरी गुड्स एंड ED इज लेस देन 1 होता है फॉर नेसेसरी गुड्स। खुद सोचो कि जब हमारी इनकम बढ़ेगी तो हमारी डिमांड भी तो बढ़ेगी, है ना। और ऐसा किसके केस में होता है? नॉर्मल गुड्स के केस में। बट इंफीरियर गुड्स के केस में ऐसा नहीं होता है। इंफीरियर गुड्स मतलब होता है लो क्वालिटी प्रोडक्ट। जैसे मान लो आज मेरी इनकम कम है तो हो सकता है कि हम खुला चावल खाएंगे, परचेज करेंगे, बट अगर कल को मेरी इनकम बढ़ जाएगी तो बासमती पे शिफ्ट हो जाएंगे ना। तो इंफीरियर गुड्स होता है लो क्वालिटी प्रोडक्ट्स जो कि आपकी इनकम के साथ इनवर्स रिलेशन रखता है। तो नॉर्मल गुड्स के लिए हो जाएगा इनकम इफेक्टिव इज पॉजिटिव एंड इंफीरियर गुड्स के लिए हो जाएगा इनकम इफेक्टिव इज नेगेटिव, ठीक है। ऑप्शन देखते हैं A B C D। सब्स्टिट्यूट गुड्स का करेक्ट आंसर है 2, B का है 3, C का है 1 और D का है 4। करेक्ट सीक्वेंस हो गया 2 3 1 4 जो कि ऑप्शन ए में दिया है, ठीक है। आज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वैसे तो इस पूरी सीरीज में जो मैच द फॉलोइंग की सीरीज है ना, उसमें हमने 40 to 50 एमसीक्यूज इंक्लूड किए हैं, बट 10 to 20 एमसीक्यूज हर क्लास में डिस्कस करेंगे। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन जो है ना, ये हमारा मैनेजमेंट से रिलेटेड है, बिजनेस मैनेजमेंट। अगेन बिजनेस मैनेजमेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत रेलेवेंट टॉपिक है, ठीक है। देखो इसमें ऑप्शन दिया क्लासिक स्टाइल, ट्रांसफॉर्मेशनल स्टाइल, ट्रांजैक्शनल स्टाइल, सिचुएशनल स्टाइल। क्लासिक स्टाइल मतलब जो कि बेसिकली बेस्ड होता है विजन पे। वहां पे ना मैनेजमेंट का विजन बिल्कुल क्लियर होता है कि किस तरीके से हमें अपने गोल को अचीव करना है, तो वो प्रॉपर्ली डायरेक्शन दे पाते हैं। तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रिक्वायर्स स्ट्रॉन्ग विजन। ट्रांसफॉर्मेशनल स्टाइल में क्या होता है ना कि मैनेजमेंट को पता होता है कि अपने एम्प्लॉयज को किस तरीके से इंस्पायर करना है, किस तरीके से इंकरेज करना है, किस तरीके से मोटिवेट करना है, सो दैट वो एक पर्टिकुलर गोल्स को अचीव कर पाए। क्लियर? तो अगर हम लोग ट्रांसफॉर्मेशनल स्टाइल की बात करें तो इसके लिए ऑप्शन देखो, लीडर चेंजेस स्टाइल अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, रिक्वायर्स लेस सुपरविजन, डज नॉट वेल इन ऑल सिचुएशन। इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा रिक्वायर्स लेस सुपरविजन। क्यों? क्योंकि वहां पे आपको पता होता है ना सब कुछ, मैनेजमेंट को सब कुछ क्लियर होता है कि किस तरीके से हमें इंस्पायर और मोटिवेट करना है अपने एम्प्लॉयज को, ठीक है। देन ट्रांजैक्शनल स्टाइल की बात करें तो यहाँ पे ना जो मैनेजमेंट है वो रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट को यूज करके लोगों से गोल्स अचीव कराते हैं। तो क्या ये हर एक सिचुएशन में सही बैठेगी? नहीं, कुछ सिचुएशन में ना इसका नेगेटिव इंपैक्ट भी पड़ जाता है क्योंकि आप लोगों को पनिशमेंट भी दे रहे हो। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डज नॉट वेल इन ऑल सिचुएशन। एंड सिचुएशनल स्टाइल एक ऐसा स्टाइल होता है जहां पे मैनेजमेंट का जो स्टाइल है, मैनेजमेंट का जो काम करने का तरीका है, वो सिचुएशन और नीड के हिसाब से आप एडजस्ट करा सकते हो।
तो इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा लीडर चेंजेस द स्टाइल अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन देख लेते हैं ए बी सी डी। ए का करेक्ट आंसर है 1, बी का करेक्ट आंसर है 3, सी का करेक्ट आंसर है 4 और डी का करेक्ट आंसर है 2। ठीक है, 1 3 4 2 ये करेक्ट सीक्वेंस है और ये ना ए करेक्ट आंसर कर लेना 1 3 4 2। इसमें आंसर करेक्ट नहीं दिया था, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए 1 3 4 2। ठीक है, तो देखो ये हमारे अप्रोक्स 10 एमसीक्यूज थे जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत रेलेवेंट है। इसी तरीके से मैच द फॉलोइंग पे हम नेक्स्ट 3 से 4 क्लास जल्दी अपलोड कर देंगे। इनकी प्रैक्टिस आप लोग अच्छे से कर लेना। किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो और साथ ही साथ ना हमने आपको व्हाट्सएप की लिंक, टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, वहां से आप डायरेक्टली हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। पीडीएफ डाउनलोड करना हो तो वो भी आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हो। इसके अलावा हम आपको एक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दें कि अगर आप एमकॉम एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो हमने क्लासेस ऑलरेडी लॉन्च कर दी है, जैसे सीयूईटी, एचपीयू, जामिया मिलिया इस्लामिया, उड़ीसा सीपीईटी, सबकी क्लासेस, टेस्ट सीरीज, स्टडी मटेरियल आपको हमारे ऐप पे मिल जाएंगे। ऐप की लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। बट अगर क्लासेस ज्वाइन करने के पहले किसी भी तरह का कोई डाउट होगा तो आप हमसे व्हाट्सएप पे कनेक्ट कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दिए जाएंगे। ठीक है, अच्छा, अगर सीयूईटी की बात करें तो नो डाउट अभी एग्जाम के लिए बहुत कम टाइम है। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो तो टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन करो, क्योंकि टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने से ना आपको अपनी जो परफॉर्मेंस है वो पता चल पाएगी। आपने जो स्टडी की है, अगर सेल्फ स्टडी किया है तो आपकी कितनी प्रैक्टिस है, क्या प्रिपरेशन है, उसका एक ओवरऑल आइडिया आप लोग को लग पाएगा। तो हमने ना अलग अलग प्रैक्टिस सेट्स रखे हैं, 2 4 6, जो जितना आप परचेज करना चाहो परचेज कर सकते हो। और मैक्सिमम जो हमने ऑप्शन रखा है 30 टेस्ट का रखा है। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करके जाओगे एग्जाम में उतना आपके लिए बेनिफिशियल होगा, क्योंकि बहुत सारे एमसीक्यूज की भी प्रैक्टिस हो जाएगी, प्लस एक प्रॉपर इन्वायरमेंट मिल जाएगा। जिस तरीके से एग्जाम कंडक्ट होता है उस तरीके से आपको प्रॉपर इन्वायरमेंट मिलेगा ना कहीं आपको ये पता होगा कि आप कितना नेगेटिव अटेम्प्ट कर रहे हो, कितना पॉजिटिव अटेम्प्ट कर रहे हो, कितने आपके मार्क्स आ रहे हैं, तो आप बहुत ही इजिली इंप्रूव कर पाओगे। अभी सफिशिएंट टाइम है टेस्ट सीरीज के लिए, तो आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो। हमने लिंक जो है आपकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। और बाकी जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं, जैसे जामिया मिलिया इस्लामिया है, एचपीयू है, उड़ीसा सीपीटी, इनके लिए तो सफिशिएंट टाइम है, तो आप क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हो, स्टडी मटेरियल भी परचेज कर सकते हो, साथ ही साथ टेस्ट सीरीज भी परचेज कर सकते हो। तो अगर किसी भी चीज में इंटरेस्टेड होगे तो जरूर से कॉन्टैक्ट करना। हमने व्हाट्सएप की लिंक ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। ठीक है, अगर आज की क्लास यूजफुल लगी है तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करना और चैनल पे नए हो तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर देना। अब हम लोग मिलेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए बस इतना। थैंक यू सो मच।